Hello everyone, this is Vedant Singh Thakur. Welcome to Mac and Brains. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी चैप्टर 1 समरी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं समरी वाला पार्ट. यानी समरी का मतलब क्या होता है? सारांश, यानी एक संक्षिप्त जानकारी. जो भी हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, रीडिंग लगाई, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया, अब हम क्या करेंगे, उसी पूरे चैप्टर की एक समरी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग क्या कर सकें, इजीली रिवाइज कर सकें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहां पर क्या दिया है. द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड how Indian civilization has withstood the passage of time. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? The lesson, जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा है, revolves around, ना कहां घूमता है, किसके आजू बाजू? Around how Indian civilization, ना कि कैसे जो भारतीय सभ्यता है has withstood, ना remain रही, सेम रही, एक जैसी रही. किसके साथ? विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय की राह के साथ. तो यहां पर हमारा जो पूरा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे तरीके से यही बता रहा है कि जो पूरा समय जो है ना, जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो अगर हम ध्यान से इसके एनालिसिस करेंगे तो एक मुद्दे पर हम जरूर आकर रुकेंगे, और वो यह है कि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता में कहीं ना कहीं आप एक बात देख पाओगे कि वो हमेशा एक जैसी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया. हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ भी बदलाव नहीं आया, लेकिन हाँ, बिल्कुल हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो एक जैसी रही. अब डिस्पाइट, बावजूद, आर पीपल बीइंग कॉल्ड इग्नोरेंट. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है. बावजूद जो हमारे देश के लोग हैं ना, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो महात्मा गांधी का परसेप्शन है यहां पर, वह यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या कहा गया कि वे क्या हैं? अनिभिज्ञ हैं, इग्नोरेंट हैं. इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अनिभिज्ञ. एंड अनसिविलाइज्ड, है ना, वो ऐसे लोग जिन लोगों को क्या कह सकते हो आप, जो लोग बिल्कुल भी सही से नहीं रहते, ना कोई जानकारी नहीं है, असभ्य लोग. तो कौन कहा, क्या कहा गया उनको? असभ्य. इंडिया स्टूड स्टिल ऑन द सीड्स ऑफ मोरालिटी सोन बाय आवर एंसेस्टर्स. लेकिन उसके बाद भी जो बीज बोए गए थे, किसके? नैतिकता के, मोरालिटी के. किनके द्वारा? हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा. वो आज भी क्या है? एक जैसे हैं. यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारे एंसेस्टर जो थे, अगर हम पुराने सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स, ऋषि मुनि आ जाएंगे, हमारे परदादा, परनानी, बहुत लोग आ जाएंगे ना, पूर्वज. यहाँ पर पूर्वज की बात हो रही है. एंसेस्टर्स को हम फोर फादर भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं. तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कुछ ऐसे बीज बोए, जो बीज ना आज वृक्ष के तौर पर खड़े हैं हमारे सामने. और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो भारत का ना जो हर एक नागरिक है, हर एक व्यक्ति जो है, आज भी उसी सिविलाइजेशन के नतीजा है ना, नतीजन अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता ना. अगर आप बात करो सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, तो आज के समय सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं पुराने समय की सभ्यता जैसी ही है. कोई इतना परिवर्तन जो है हम देख नहीं पा रहे हैं. तो वही बात है कि वो सिविलाइजेशन अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया. तो वही बात यहां पर कही गई है. तो ये बात बिल्कुल साफ है. जो बीज बोए गए है ना, जिन बीजों को हमने बोया, वो आज भी वैसे ही है, कोई उनमें अंतर नहीं है. मोरालिटी. अब यहां पर एक बात आई है, मोरालिटी की सीड्स. अब आप बोलोगे सर ये नैतिकता क्या होती है? हम बोलते ना सही क्या है, गलत क्या है, वैल्यूज क्या होते हैं. तो वही चीज जो है यहां पर बताई गई है. तो अच्छाई, बुराई, सही गलत क्या है, उसके बीज ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने बो दिए थे. अब देखिए, द ट्रू मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट. अब आप बोलोगे सर ये सिविलाइजेशन का असली मतलब क्या होता है? देखिए, सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब होता है
अच्छा कंडक्ट, अच्छे तरीके से व्यवहार करना। आज अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय महिलाएं जो होती है, फॉर एन एग्जाम्पल चलिए हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पे भारत के सभी लोग मौजूद है ना, जैसे बबीता अय्यर, तो आप देखो कि बबीता जी जो हैं वो बंगाली हैं और अय्यर जो है वो कहीं ना कहीं चेन्नई का रहने वाला है, साउथ इंडियन है। आप देखो कि जेठालाल और वहीं पर दया बहन ना, वो लोग एक फैमिली हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर एक अलग अलग फैमिली वहां बताई गई, वो लोग किस तरह से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जब दया भाभी के सामने कोई आता है तो उसकी आरती उतारती हैं वो, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक अच्छा व्यवहार ना, गुड कंडक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा सिविलाइजेशन जो है क्या बताता, अच्छा कंडक्ट होना ना। तो ट्रू मीनिंग क्या है सिविलाइजेशन की, वो है गुड कंडक्ट। अब मैंने आपको ये उदाहरण बताया, अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, ऐसे ही उदाहरणों को जोड़ जोड़ के समझना है। अगर आप ऐसे उदाहरणों का उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप लोगों की नॉलेज जो है वो इनरिच हो जाएगी, which makes our nation capable of teaching others instead of learning from the West, which is obsessed with material possession and physical comfort। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं गुड कंडक्ट का मीनिंग तो हमको पता चल गया कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। तो यही बात है, भारतीय सिविलाइजेशन जो अच्छी तरीके से कंडक्ट दिखाता है। लेकिन अगर हम आगे जाएं, विच मेक्स अवर नेशन कैपेबल, अब ये जो गुड कंडक्ट है वही क्या बनाता है, उसको पूरी तरीके से अधिकृत कर देता है, शक्ति प्रदान करता है, कैपेबल बना देता है। किस लिए, ऑफ टीचिंग अदर्स ना, ताकि दूसरों को सिखा सके। ये नहीं है, देखिए हम जो हैं, हम विश्व गुरु रहे हैं, हम लोगों को किसी से कुछ सीखना नहीं है। जब हमारे देश का कंडक्ट इतना अच्छा है, हम मोरली बहुत अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग है ना, हमको लाया गया है, हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी और देश से कुछ सीखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग ना, बजाय किन से सीखने के, फ्रॉम द वेस्ट ना। अब हम लोगों को वेस्ट से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्ट है, जो पश्चिम के देश हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, अब्सेस्ड हैं। अब्सेस्ड का मतलब क्या होता है, आसक्त विथ मटेरियल पोजेशन। अब पोजेशन जो चीज उनके पास है उसको हम पोजेशन कहेंगे। मटेरियल का मतलब क्या होता है, चीज, भौतिक वस्तु। एंड फिजिकल कंफर्ट, और हाँ अगर हम बात करें तो किसकी, फिजिकल कंफर्ट है ना, आराम ना, शारीरिक आराम की बात हो रही है यहाँ पर। तो यही कहा गया है यहाँ पर इस समरी में। कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा खासा पैराग्राफ कवर किया, बहुत सारी लाइनों को पढ़ा, तो हम इसी नतीजे पर आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ओवरऑल हमारा जो भारत है उसका जो सिविलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है। और ये सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं अच्छे तौर तरीकों को दर्शाता है। इसीलिए इसको आवश्यकता नहीं है कि किसी और देश से या कोई और दिशा के लोगों से है ना हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे से टोन्ड है ना। आप देख सकते हो, और फिजिकल कंफर्ट, मटेरियल पोजीशन, ये सब कुछ हमारे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे लिए आत्मा का विकास जो है वो बहुत बहुत बढ़िया रहा है। तो वही चीज जो है यहां पर बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया है देयर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। अब यहां पर जो उनका सजेशन है, किसका जो आइडिया है, किसका, हैप्पीनेस का, lies in fulfilling their innumerable wants, whereas our ancestor believed that happiness is a mental condition। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो उनका मेन आइडिया है, किसका, खुशी का, हैप्पीनेस का, लाइज इन फुलफिलिंग देयर इन्यूमरेबल वांट्स। देखिए इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, अनगिनत। आप लोग जानते होंगे ना कि अनगिनत चीजें क्या होती है, जिनकी गिनती नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इन्यूमरेबल। देखिए आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास हर एक चीज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को क्या है, आप लोगों को और भी चीजों चाहिए ना, और भी चीजों की आसक्ति है, ऑब्सेशन है। तो वही चीज है उन लोगों के साथ, जो वेस्ट के लोग हैं, उनके लिए सुख की परिभाषा जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है। वो क्या है, वो चाहते हैं भरना, क्या भरना, अपना बकेट
ना अपनी मटकी किससे, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मटेरियल से। वहीं पर जो हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे पूर्वज बिलीव, उनका विश्वास है दैट हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। अब देखिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कहीं ना कहीं हमको यही बता रहा है कि गुड कंडक्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा मानसिक जो कंडीशन है ना, वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। खुश, आप बोलते ना, सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जय। कुछ लोग यही कहते हैं कि सुख और दुख ना, भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि सुख और दुख जो है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है ना। हमें क्या करना है, उसमें सम अवस्था में रहना है। कहीं ना कहीं ये हमारे मन की एक कंडीशन है। उस मन की कंडीशन पर हमको क्या नहीं करना, अपने आप को जोड़ना नहीं है, क्योंकि मन की कंडीशन बहुत सारी होती है। तो इसीलिए हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं एक मन की कंडीशन है। आज आप उदास हो, कल आप खुश होगे, तो इसीलिए खुशी जो है आपकी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, मान लो कि आप बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर ले लो, और आप क्या चाहोगे, अपनी मम्मी की गोदी में, अगर आप छोटे हो 2-3 साल के, तो आप यही चाहोगे ना कि मेरी मम्मी मेरे को गोदी में उठाए। ये नहीं चाहोगे ना कि मेरे को सोने के बिस्तर पे या सोने के तकिए पे रख दिया जाए। उसमें क्या मजा आएगा, ठीक है, I mean, आपको क्या आनंद आएगा, कोई आनंदित वाली बात नहीं है। ना माँ की ममता मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। बीइंग रिच, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है अमीर होना। लोग बोलते हैं ना हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, डजंट गारंटी हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं बहुत अमीर होना ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आप बहुत हैप्पी हैं ना, ये आपकी खुशियों को कभी भी सुनिश्चित नहीं करता है। एंड बीइंग पुअर डजंट मीन सैडनेस। और देखिए अगर आप बहुत गरीब हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उदासी आपके जीवन में छा गई है, विच इज वाई आवर एंसेस्टर रिफ्रेन। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमको रोक के रखा, रिफ्रेन करके रखा फ्रॉम इंडल्जिंग आवरसेल्फ ना, हमको रोक के रखा किससे मिलने से, किससे जुड़ने से। अब अपने आप को रोकना था, जुड़ना। इंडल्ज का मतलब क्या था, मिलना, जुड़ना। किससे, वर्ल्डली प्लेजर से। आप लोगों ने सुना होगा कि इस संसार का सुख जो है अप्रमेय है, अत्यंत इतना बड़ा है, सुख ही सुख है संसार में। हर जगह प्लेजर है, दुख भी है, प्लेजर भी है। आप मटेरियल में प्लेजर ढूंढ सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटे बच्चे को हमने बैटमैन ला कर दिया, वो खुश हो गया। अब वापस उसके लिए मैं ट्वीटी ले आऊं, डोरेमोन ले आऊं, उसके लिए मन भरेगा ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, संसार को बनाते हैं और वर्ल्डली प्लेजर जो है ना, दुनिया की जो आनंद है उसमें भर देते हैं। और जो संसार है वो क्या करता है, उनमें आसक्त हो जाता है। उसको लगता है कि ये पूरा संसार जो है मेरे लिए बनाया गया है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बात जो है महात्मा गांधी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। फ्रॉम वॉट दे हैव टॉट अस, जिससे हमने, उन्होंने क्या सिखाया था हमें, वी हैव लर्न टू ट्रीट ऑल प्रोफेशंस इक्वली। अब जो चीज उन्होंने हमको ऑलरेडी सिखाई है उसकी नतीजा ये निकला है कि हम लोगों को पता है कि हमारे लिए सारे प्रोफेशन बहुत बढ़िया हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहां पर एक बात पर आपको ध्यान देना है इस चैप्टर का, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेशंस हैं, देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था, बहुत सारे प्रोफेशन हुआ करते थे, होते थे। लोग क्या करते थे, बाजार में काम करते थे, खेतीबाड़ी का काम होता था, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो सब लोग क्या करते थे, उनका ना एक ही मोटिव होता था, उनका एक मोटिव होता था, और वो क्या था, वर्क। वे लोग ना ये सब कुछ नहीं सोचते थे कि हम अगर गरीब हैं। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए मेरा नाम क्या है, अमन है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, लकड़ी काटने का काम करता हूं। लेकिन अब मैं लकड़ी काटने का काम करते करते अचानक ये देखो कि कोई धनुर्धारी आ गया है और वो धनुष बाण चला रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा नहीं था ना, अमन ने सोचा कि चलो मैं इस तरह से सीखना चालू कर देता हूं, ऐसा नहीं। उसका प्रोफेशन उसका है, मेरा प्रोफेशन मेरा है, तो वही चीज है। तो अमन ने क्या करा, अपने प्रोफेशन को जोड़े रखा, उसका मन उस तरफ नहीं गया। तो वही चीज है, वो अपने वर्क पर ध्यान दिया। अब धनुर्धारी धनुर्धरी का काम करेगा, मैं वो वाला काम क्यों करूं, काम काम होता है।
तो वही चीज है, लोग क्या करते थे, कार्य पर ध्यान देते थे इक्वली। तो मेरा काम मैं देखूंगा, तू अपना काम देख। लेकिन आज के समय में क्या होता है, हर किसी को प्रोफेशंस करना है, किसी को टीचर भी बनना है, लॉयर भी बनना है, सब कुछ करना है, ये दिखाना है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भेजे में ये बात नहीं घुस रही कि हमें क्या नहीं करना, हमको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। हमारा एक ही प्रोफेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन आज के समय सबको आज़ादी है अपने आप को चुनाव करने की कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या देखा, अब यहाँ पर कीवर्ड्स देख लीजिए। एक है आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, मेंटल कंडीशन, ठीक, और यहाँ पर एंसेस्टरी फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, समझते हो, तो हमेशा कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लो। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इट इज नॉट दैट वी डिड नॉट हैव द मीन्स टू इन्वेंट मशीनरी। अब यहां पर बहुत बड़ी बात कही गई है, इट इज नॉट दैट वी डिड नॉट हैव द मीन्स। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई साधन नहीं थे। मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन। यहां पर यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई साधन नहीं थे टू इन्वेंट मशीनरी, है ना। हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, हम लोग बना सकते थे इन्वेंट मशीनरी। मशीनरी का मतलब क्या होता है, यंत्र। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास साधन नहीं थे कि हम कोई मशीन या कोई यंत्र नहीं बना सकते। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स है न्यू, उनको क्या पता था दैट रियल हेल्थ लाइज इन द यूसेज ऑफ अवर ओन हैंड्स एंड फीट, है ना। जो हमारे हाथ और पैर हैं ना, जो हमारे हाथ हैं, आपने देखा ना, ये आदमी है, ठीक है, इसके पास एक हाथ है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो इससे क्या करता, चलता है, खाता है, बहुत सारे कार्य करता है। अगर इसी का हाथ जो है उपयोग में ना आए, पैर उपयोग में ना आए, तो क्या होगा, हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। जब मशीन ज्यादा समय तक नहीं चलती तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है। दे वर अगेंस्ट लार्ज सिटीज, ना वो लोग क्या थे, कहीं ना कहीं लार्ज सिटीज के अगेंस्ट थे, बिकॉज ऑफ ऑल द इवल दैट रिसाइड्स इन देम, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, उनके अंदर मौजूद था, है ना, मौजूद, ना, उसके अंदर होना। दे न्यू दैट, उनको पता था कि जो तलवार है, जो सॉर्ड है, किसकी, एथिक्स की, इज मोर पावरफुल देन द सॉर्ड ऑफ एनीथिंग, एनी किंग और रूलर, ना। किसी राजा या किसी शासक से ज्यादा शक्तिशाली क्या है, सॉर्ड ऑफ एथिक्स, ना। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं यहां पर कि ओवरऑल यहां पर यही कहा गया है बहुत अच्छे तरीके से कि हम लोगों को सारा ज्ञान था। मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको बताया था, तो उसी समय मैंने इस बात से आपको अवगत करवा दिया था कि हमारे यहाँ पर सारा ज्ञान समाहित है। हमारा देश जो है वेदों को जानता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेद है ना, वेदों का जो ज्ञान है वो क्या है, बहुत अमोघ है। भले ही महात्मा गांधी ने चैप्टर में इनके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं वैदिक ज्ञान को भी लेकर चलता है। हिंदुइज्म जो है हमारे यहाँ पर, अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हमारे ट्रेडिशन को उसने बहुत ज़्यादा बनाया है, कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत बड़ा रहा है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि हम बड़ी बड़ी मशीनों को नहीं बना सकते, हमारे पास सारा ज्ञान था। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि देखो, अगर हम अपने हाथ पैर का उपयोग नहीं करेंगे, अगर हम उनको उपयोग अच्छे से नहीं करते, तो क्या मतलब हमारे रहने का। अगर हमारी जगह कोई और आ जाए और हमको रिप्लेस कर ले तो कैसे चलेगा। तो वही चीज जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गांधी जी ने बताई। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, सिटीज। अब आप लोग बोलोगे सर सिटीज को क्यों इतना वो कर रहे हैं ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हैं। देखिए सिटीज में क्या होता है, जब हम सिटीज की बात करते हैं, सिटी का मतलब होता है शहर, है ना। बहुत सारे शहरों की, टाउन्स की अगर हम बात करें तो आप पाओगे कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं सिटीज, और विलेज क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब क्या होता है, जब सिटीज में लोग आ जाते हैं, सिटीज में जब जो लोग रहना चालू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, चोर ना, बदमाश, गलत चीजें होना, बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी सिटीज को तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कहा है, ईवल माना गया है हमको।
है ना। तो यही है कि क्या होता है, सिटीज में इवल लोग आ जाते हैं, इवल शैतान जो है ना उसका वास हो जाता है। तो दे न्यू दैट दिस सॉर्ट, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जो एथिक्स है, एथिक्स की जो तलवार है उससे हमको क्या करना है, काटना है। किसको काटना है, बुराइयों को काटना है। और ये सॉर्ड ऑफ एथिक्स है वो क्या है, बहुत शक्तिशाली राजा से, रूलर से। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है जो ज्ञान है, जो नैतिकता है ना, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, सही गलत का जो ज्ञान है, वही तो हमारे एथिक्स है ना। हमारा चरित्र, हमारा मोरल फाइबर, अगर उसकी तलवार हमारे हाथ में है तो ना राजा ना कोई बड़ा महान शासक भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि महान राजा क्या करते थे, पहले समय की ऋषि मुनियों के सामने झुककर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी तलवार है वो फीकी है, क्योंकि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शस्त्र लेकर आ जाओ और शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, जो शस्त्र है आपका वो किसी काम का नहीं है। तो वही चीज है जो यहाँ पर बताई गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ तक हमने एक बेसिक बात जो है वो कवर कर ली कि इंडियन सिविलाइजेशन एक बहुत अच्छा क्या है, एक बहुत अच्छा सिविलाइजेशन है जो हमेशा स्थिर रहा है। चलिए यहां पर क्या दिया है, गांधी फर्दर मेंशंस। अब गांधी जी जो हैं वो आगे क्या बताते हैं, गांधी जी आगे बताते हैं मेंशंस ना, मेंशंस का मतलब क्या होता है, बताना ना, दर्शाना। मेंशंस हाउ परफेक्शन कैन नेवर बी अटेंड। अब देखिए जो परफेक्शन है उसको ना कोई भी अटेंड नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप लोग भी क्या कभी कंप्लीट बन सकते हो, परफेक्ट बन सकते हो? बट इंडियन सिविलाइजेशन टेंड्स टू अपलिफ्ट। लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारा सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है ऊपर उठाने की, किसको, मॉरल बीइंग्स को। मॉरल बीइंग्स का मतलब क्या होता है, नैतिक प्राणी। यहां पर बीइंग्स को ना आप प्राणी के तौर पर लीजिए। एज इट बिलीव्स ना, अब ये क्या करता है, विश्वास करता है ना। आप अगर ध्यान दो, विश्वास ना, ये क्या करता है, विश्वास करता है किसमें, इन गॉड। कहीं ना कहीं ये भगवान पर बिलीव करता है। अगर हम ध्यान दें तो भगवान जो है हमारे, है ना, ईश्वर, ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर क्या है, ईश्वर संसार को चलाने वाले हैं। तो उन पर ही हम लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। वहीं पर जो वेस्टर्न कल्चर है, अब ये वेस्टर्न कल्चर क्या करता है, वेस्टर्न कल्चर जो है ना, पश्चिमी सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इनकरेज करती है किसको, इमोरलिटी को। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, बिकॉज इट इज गॉडलेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, भगवान के विहीन है, भगवान को नहीं मानती। द ऑथर थैंक्स, कहीं ना कहीं जो ऑथर हैं वो धन्यवाद करते हैं, किनको धन्यवाद करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जो हमारा आधुनिक सभ्यता है उसको वो क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फॉर मेकिंग हिम, ताकि क्या बना सकें, मेकिंग हिम श्योर ना, उनको सुनिश्चित कर सकें। वॉट ही वॉन्ट्स फॉर इंडिया ना, जो वो इंडिया के लिए चाहता था, इज नॉट टू फॉल ऑन द जर्नी ऑफ मटेरियलिज्म, है ना। तो वो क्या नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा थी, वैसे तो कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग भौतिकवाद में गिरने नहीं वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता हूं कि जो चैप्टर है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है किसका, मटेरियलिज्म का, उसको दर्शा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भौतिकवाद है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भौतिकवाद के चक्कर में पड़कर हम लोग क्या करते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो इसी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में शिक्षा जरूर मिलेगी, और यहाँ पर शिक्षाप्रद जो बातें कही गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो एक शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो इतनी अच्छी जानकारी हमको दे रहे हैं। तो यहाँ पर गॉडलेस, आप इस बात को समझिए कि वेस्टर्न कल्चर भगवान को नहीं मानता, हम लोग भगवान को मानते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा सिविलाइजेशन जो है वो ऊपर की ओर उड़ रहा है। द ट्रेट दैट मेक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट। अब यहां पर देखिए जो कैरेक्टर है ना, यहां पर क्या कहा गया है, कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है ना, मेक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन डिफरेंट, कहीं ना कहीं
जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको ये कैरेक्टर क्या करता है, अलग बना देता है, इज दैट इट लीड्स ह्यूमन टू हैव इन्यूमरेबल वॉन्ट्स। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन बीइंग है उनको आगे बढ़ाता है, ताकि उन लोगों के अंदर ना अलग अलग चीज़ों की इच्छाएं जो हैं वो जन्मे ना, अंतहीन चीज़ों की इच्छाएं जन्मे, दैट नेवर एंड, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वेयर एज एंशियंट सिविलाइजेशन टीचेस अस, और कहीं ना कहीं जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन है उनको क्या सिखाता है, टू हैव कंट्रोल ओवर आवर वॉन्ट्स। क्या करना है हमको, हमको संयम रखना है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, संयम। हमको क्या करना है, हमको संयम रखना है। किस पर, अपनी इच्छाओं पर, है ना। हमारी कितनी सारी इच्छा है, तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं पर क्या करना है, काबू पाना है। एंड इन मैनेजिंग दैम, और उनको क्या करना है, मैनेज करना है, सो दैट डू नॉट गेट एक्सेसिव, वो अत्यधिक मात्रा में ना बढ़ जाए, एक्सेसिव ना हो जाए। द रीजन, ऐसा कारण है कि वाई ना, द रीजन बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसा क्यों है कि जो आधुनिक सभ्यता है ना, आप मॉडर्न को क्या मानो, आधुनिक, है ना, आधुनिक की बात हो रही है, लेकर जाता है, लीड्स टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वॉन्ट्स, है ना। अब देखिए जो रीजन है, ऐसा कुछ तो कारण होगा ना जिसके चलते जो आधुनिक सभ्यता है वो कहीं ना कहीं आगे हमको लेकर जा रही है, कहां पर, अंतहीन इच्छाओं की ओर। बिकॉज इट्स पीपल आर ऑलवेज एस्पायरिंग टू लिव इन द फ्यूचर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो लोग हैं वो एस्पायर करते हैं ना, बिलीव करते हैं। एस्पायर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, टू लिव इन द फ्यूचर, है ना, कहीं ना कहीं वो कहां पर रहें, फ्यूचर में रहें। एंड वॉन्टिंग टू बी इन द स्टेट ऑफ बीइंग डिवाइन, और कहीं ना कहीं वो लोग क्या चाहते हैं, वो एक ऐसे स्टेट में रहना चाहते हैं, एक ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं जो क्या हो, दिव्य हो। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो गई कि आप इस बात पर भी फोकस करिए ना कि हमारी एस्पिरेशन क्या है, हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में चाहते हैं। देखिए एस्पिरेशन क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं डिजायर की, एक मिनट, डिजायर की स्पेलिंग, यहां पर हम बात करते हैं डिजायर की, है ना। अगर हम डिजायर की बात करें तो डिजायर क्या है, हमारी इच्छा है ना, हमारा जो अंदर जो क्रेविंग्स उठती हैं कुछ पाने की, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत बढ़ने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे हम। तो वही चीज़ है, यही कारण है डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस पाने का, जो उन लोगों की इच्छाओं को क्या करता है, अंतहीन बना देता है। तो ये अंतहीन इच्छाएं जो हैं कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है हर एक व्यक्ति को। यहां पर दिया है, ही फर्दर सेज दैट, अब यहां पर वो आगे कहते हैं, यूरोपियन डेवलपमेंट माइट सूट देयर पीपल, है ना। देखिए अब अगर मैं बात करूं अपनी या आपकी या किसी की भी, अगर हम बात करते हैं, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, आउटलुक बन जाएगा। तो ही फर्दर सेज दैट यूरोपियन डेवलपमेंट्स माइट सूट देयर पीपल, उन लोगों के लिए क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, अनडाउटेडली, है ना, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं। बट इंडिया वेंट ऑन द सेम लाइन्स, लेकिन भारत तो एक ही लाइन पर चला है, इट वुड मीन डिस्ट्रक्शन, है ना। अब देखिए अगर हम लोग ऐसी राह पर चलने लगे, है ना, अगर इंडिया उन लोगों की एक ही राह पर चलते चलते उन लोगों जैसा बन जाए, है ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा पतन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। अगर आप देखिए ना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक ही दिशा में अगर उन लोगों की दिशाओं को हमने पकड़ लिया तो क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्शन निहित है, पतन निहित है। पतन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या गिरना या डैमेज हो जाना। वी कैन इंटीग्रेट सम ऑफ द गुड एस्पेक्ट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं, किसका, कुछ अच्छे पहलुओं का, है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, दैट वी आर केपेबल। अब देखिए स्वाभाविक बात है ना कि आप किसी देश की कॉपी करने की प्रयास करो, है ना, कि मेरे को भी उस देश की तरह बनना है, उस देश की तरह करना है, कॉपी केट बनना ठीक है, आप कॉपी कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ों को, वो बढ़िया है, लेकिन किसी को पूरा तरीके से फॉलो करना। अब मेरा नाम वेदांत है, मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हूँ, तो मैं उनकी अच्छाइयों को ले सकता हूँ, जैसे सत्य हो गया,
उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ठीक है। सत्य अहिंसा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें तो मेरे को उतार लेनी चाहिए, लेकिन अब मैं अपना सर मुंडवा लूं, ठीक है, अपने चश्मा गोल कर लूं, है ना, और अगर आप ध्यान दो तो मैं एक खादी पहन लूं, लकड़ी पकड़ लूं, पूरा गांधी जी बन जाऊं, तो क्या मतलब निकलेगा? तो गलत है ना। वो है, उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को ढाला। मैं ही अगर गांधी जी बन जाऊंगा तो मेरे में और उनमें अंतर ही क्या है? तो वही बात यहाँ कही जा रही है, मेरा तो पतन हो जाएगा ना। लोग बोलेंगे ढोंगी गांधी आ गया है, तो ढोंगी बना देंगे मेरे को। तो वही बात है कि हम अगर कॉपी करते हैं किसी चीज की तो हमें क्या करना चाहिए? हमको कहीं ना कहीं वी आर कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग, है ना, इनहैबिटिंग, है ना, लेना किसी चीज का, बट इट डज नॉट मीन दैट यूरोपियन नीड नॉट गेट रिड ऑफ द इल एस्पेक्ट दैट हैव गॉटन इन द ड्यूरिंग एडवांसमेंट। अब यहां तक तो हमने इतना समझ लिया कि कुछ गुड एस्पेक्ट हैं, अच्छे जो पहलू हैं यूरोपियंस के, उनको हमको अपने अंदर समाहित करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दैट वी आर कैपेबल ऑफ इनहैबिटिंग, जो हम क्या कर सकते हैं, हम में क्या है, कैपेबिलिटी है ना, हम में क्षमता है कि हम क्या करें, उनको ले लें, उनको इम्बाइब कर लें। लेकिन इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है, अब यूरोपियंस के लिए कहा जा रहा है कि यूरोपियंस नीड नॉट गेट रिड ऑफ द इल एस्पेक्ट्स ना। अब यूरोपियंस को भी क्या करना है, जो उनके इल एस्पेक्ट्स हैं, जो बुरे पहलू है ना, जो रॉन्ग, क्या कहना चाहिए, यहां पर रॉन्ग एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, पहलू जो होते हैं ना, आप जानते जीवन के पहलू हैं, तो उन्हीं पहलुओं की बात हो रही है दैट हैव गॉटन इट ड्यूरिंग एडवांसमेंट ना। जब वो लोग एडवांसमेंट की शिखर पर थे, बदलाव ला रहे थे, तो उस समय उनमें ये चीजें आई, तो कहीं ना कहीं उनको उन चीजों को देखना चाहिए जो उनके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों को पता होगा कि जब राजा राम मोहन रॉय थे, तो राजा राम मोहन रॉय जब भारत में, भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं, प्रेसमैन के नाम से भी विख्यात हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा सती प्रथा, बहुत सी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, हिंदुइज्म में गलत है, तो उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया। तो वही चीज है, अगर यूरोपियंस भी इन चीजों को दूर करने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत कुछ बदलाव जो वो लोग देख सकें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमको क्या नहीं करना, हमको कॉपी नहीं करनी है किसी की, हमको किसी का इतना कॉपी करना नहीं है ताकि हम उसके जैसे बन जाएं। हमको जो अच्छी चीज है उसको हमको लेना है। अगर हम उसकी कॉपी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पतन की ओर जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन है, उनको क्या करना है, उनको कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो उनको क्या करना है, अपने बुरे पहलुओं को हटाना है। अब दिया है इन द एंड ना, आखिर की अगर हम बात करें, he mentions that focusing on physical comfort up to a certain level is crucial, but excess of it become an obstruction, which is why having innumerable wants and running after satisfying them is misleading or rather a trap. अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है, इन द एंड, आखिर की बात है, he mentions, वो क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं, दैट फोकसिंग ऑन फिजिकल कंफर्ट ना, अगर हम हमेशा क्या करें, ध्यान दें, फोकस करें, ध्यान दें किस पर, फिजिकल कंफर्ट में, अप टू अ सर्टेन लेवल, है ना, किसी एक निश्चित स्तर तक की अगर हम बात करते हैं, वहां तक के लिए अगर हम प्रयास करें, इस क्रूशियल ना। हमको देखिए, उदाहरण के तौर पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ना, ये एक स्टेप्स है सीढ़ियों की। आपको पता है कि आपका घर यहां पड़ता है, ओके, और उसके ऊपर भी सीढ़ियां जा रही हैं, ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्या कर रहे हो, अपने घर तक तो पहुंच गए नहीं, लेकिन हमको तो और चढ़ना है। तो सर्टेन लेवल, ये एक सर्टेन लेवल है आपका, ये आपका सर्टेन लेवल है। अगर इसके आगे आप लोग पहुंच जाओगे ना, तो आपको क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप अपना घर छोड़कर आगे जा रहे हैं। मतलब मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि एक निश्चित सीमा तक हमको क्या करना है, कंफर्ट जोन तक रहना है ना, आराम है। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम की बात हो रही है यहां पर, तो आराम करना है, हमको करना ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो शारीरिक आराम उसको भी लेना है, लेकिन कुछ लेवल तक हमको लेना है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, बट एक्सेस ऑफ इट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं एक्सेस की बात करूं, एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिक। अगर एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो अधिक, अगर अधिक मात्रा की हम बात करें तो ये क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा हमारे राह में।
which is why having innumerable wants running after satisfying them is misleading. और कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे wants जो है हमारे सामने खड़े हो जाएंगे and running after satisfying them, और हम लोग क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या करेंगे, गलत दिशाओं तक पहुंचेंगे, है ना, और ये मिसलीड हो जाएगा हमारे लिए, और रेदर अ ट्रैप, और कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक ट्रैप बन जाएगा. ट्रैप का मतलब धोखा हो जाएगा हमारे साथ. स्नेयर, है ना, आप लोगों को पता है एक वर्ड है स्नेयर, इसको क्या कहते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ट्रैप. तो ये क्या है, ये एक ट्रैप हो जाएगा, इसमें फंस जाएंगे हम. वन मस्ट सीक फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट. एक आदमी को क्या करना चाहिए, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट. फिजिकल और इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है ना, एक तो शारीरिक और एक मानसिक भराव, फुलफिलमेंट पे ध्यान देना चाहिए. कहाँ, अप टू अ सर्टन लिमिट ना, किसी एक निश्चित दायरे तक आदमी को जाना चाहिए. बिकॉज आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इट लीड टू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन. कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक तौर पर आप गिर जाओगे. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आप लोग अगर ऊंट को देखोगे, ऊंट कितना पानी पीता है, बहुत लीटर पानी पी जाता है वो, आप पी पाओगे क्या? आपको अपना दायरा देखना है ना. आप अगर 4 बोतल पानी पी जाओगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो वही बात बता रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आप ध्यान दो तो आपको लिमिट रखनी है. यहां पर लिमिटेशन की बात हो रही है, लिमिट. तो अगर आप फिजिकल और इंटेलेक्चुअल की बात करो ना, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप में बदलाव लाना चाहते हो, बिल्कुल लाओ, बेशक लाओ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए आपको ही नुकसान उठाना पड़ जाए. तो वही बात है जो यहाँ पर कही जा रही है. हमको भी क्या करना है, एक निश्चित दायरे तक काम करना है. Hence, humans shall only indulge in these worldly pleasure to an extent where it does not disturb its actual motive, which is service of humanity. अब यहां पर कहा जा रहा है ह्यूमन शेल ओनली इंडल्ज ना, आदमी को क्या करना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए इन दीज वर्ल्डली प्लेजर ना. भाई दुनिया के जो सुख हैं ना, प्लेजर्स जो है, वहां पर तो आप रहो, इंडल्ज रहो, जुड़े रहो किसी एक्सटेंट तक ना, जहां तक वो डिस्टर्ब ना हो ना, कुछ खिंचाव तक ना, इतने तक है आप पहुंच गए, इतने तक, लेकिन यहां तक ही रहो ना, इसके आगे मत जाओ. कहीं ना कहीं तो आपकी लिमिट होगी. Where it does not disturb it actual motive, है ना, जो उसका एक्चुअल मोटिव वो डिस्टर्ब ना हो जाए, जो कि सर्विस है ह्यूमैनिटी की. देखिए, तो यही बात है, हम अपनी इच्छाओं पर काबू रखें. हर एक आदमी चाहेगा कि उसका बच्चा, उसकी बीवी, सब लोग खुश रहें. एक स्तर तक आदमी अपने आप को बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है. लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो आपको लोगों की सेवा करनी है ना. आपके पास बहुत पैसा है, मान लो आपकी अर्निंग जो है वो है 30 लाख एक महीने की. मान लो एक महीने की 30 लाख अर्निंग और लोगों की होती है. मान लो अब यहां पर 30 लाख रुपए हैं आपके पास. अब आप कितना खर्चा करोगे अपने आप पे? आपने सब सामान खरीद लिया, घर है, बंगला है, सब कुछ है, तब भी 30 लाख आ रहा है. अब घर में आप कितना खाओगे? चलो आप बहुत महंगा खाना मंगा रहे हो, चलो 30-40 हजार का आप खाना खा रहे हो हर महीना, बहुत महंगा मंगा कर. उसके बाद आप बहुत खर्चा कर रहे हो, 2-3 लाख 3 लाख का अपने आप पे, अपने फैमिली पे खर्च किया. उसके बाद भी आपके पास कितना पैसा बच रहा है? बहुत बच रहा है. अगर आप इतना माइनस कर दो तो आप खुद सोचो, आपका 20 लाख तो बचा, उसमें से अगर आप 1 लाख भी किसी को दान कर दो, सेवा कर दो किसी की, तो कितना लाभ होगा. तो वही चीज यहां पर कही गई है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा. यहां पर हमको क्या करना है, मानवता की सेवा करनी है ना. मानव लोग जो हैं, जो इंसान हैं, उनको क्या करना है, हमको आगे तक लेकर जाना है. उनके साथ हमें क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है. और यही चैप्टर जो है हमको कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन शिक्षा जो है दे रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. बहुत सारे पार्ट्स में आपके चैप्टर डिवाइड कर दिए थे मैंने. तीन चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर उसके 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सरसाइज डिवाइड की ना. अब हम समरी कवर करें, हम समरी भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर ली है. मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई डाउट होगा
क्या होता है, डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उन डाउट्स को कैंसिल करना है। तो अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा एक बच्चा था, वो चाहता था कि उसको जानना है एपिटाफ क्या होता है, तो उसका मीनिंग हमने बताया था ऑनलाइन। तो ऐसे ही आप लोग भी यही करें, हम लोग मीनिंग पूछें। अगर आप लोगों से एक्चुअल भी नहीं पता पड़ा कि एक्चुअल क्या होता है, तो आप पूछो सर से कि इसका मीनिंग क्या है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो पूछिए, तो उसका आंसर जो है आपको जरूर दिया जाएगा। बस इस बात पर आप लोग ध्यान रखें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को समझें और लकीर के फकीर ना बने। लिटरेचर की एक ही खासियत बात यह है कि हर एक शब्द जो इसमें दिया जाता है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपका टारगेट यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने से आप लोगों के माइंड में जो छवि बनी है इस चैप्टर की गांधी जी के बारे में, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे को बता सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एक अन्य जानकारी जो आपको देना चाहूंगा मैं, और वो ये है कि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।